चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस केमिस्ट्री क्लास में बात करने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में मोल प्रभास और जो है अन्य जो टर्म्स थे कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स हमने देख लिए हैं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस टॉपिक का जो अन्य वीडियो है जो हमने पहले पढ़ा दिया है आप आराम से देख सकते हो। क्लास में आपको कंप्लीट जो है 12th क्लास एग्जाम की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपके पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपको हम लिखाएंगे। आपको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर घर पे हैं तो आप सुबह शाम में आप हमारा जो है लेक्चर्स के वीडियो देख करके आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अक्सर देखा जाए यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या कोई और अन्य बोर्ड एग्जाम हो, ये बहुत पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट का लेवल लगा लीजिएगा। देखिए हमने बीच बीच में जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम बताते रहेंगे, आप उसको जो है इंगित कर लीजिएगा। और हमारे क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आराम से नोट करते हुए चलिए, आपकी कंप्लीट नोट्स जो है तैयार हो जाए। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है? किसी आवासशील विलय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। देखिए अब बात आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई भी हेडिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी हेडिंग होती है उसकी डिफिनीशन जो होती है उसी हेडिंग में मैनेज रहती है। अगर आप ध्यान दें तो कोई भी हेडिंग अगर आप तैयार कर रहे हो तो तैयार करने में अगर आप हेडिंग को मैनेज कर लो, यानी हेडिंग समझ जाओ, तो उसमें आधी डिफिनीशन आपको वैसे ही मिल जाएगी, अलग से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कभी भी कोई हेडिंग पढ़ो तो पहले हेडिंग समझ लो, और हेडिंग में क्या क्या बातें आपको डिफिनीशन से रिलेटेड मिल रही है बस आप समझ जाओगे, बस रटने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम होने के बाद भी नहीं भूलोगे, और नहीं तो ऐसे तो 2 दिन में भूल जाओगे। देखिए दिया है किसी आवासशील विलय। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, वाष्पशील और आवासशील क्या होते हैं? वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलय का मतलब यह होता है कि अगर किसी ठोस को अगर हम घोल दें जलीय विलयन में, और घोलने के बाद क्या करें, वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाए। जैसे कपूर है, कपूर ठोस है, उसको अगर आप कहीं घोलोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो वो ठोस जो है वो वाष्पशील है। अब अवाष्पशील कहा गया। अवाष्पशील का मतलब हुआ कि उस ठोस को अगर हम पानी में घोले तो घोलने के बाद भी वह उसमें उपस्थित रहे, यानी वाष्प बन के ना उड़े, तो उसे हम अवाष्पशील कहते हैं। तो यहाँ जो विलयन बना है ये अवाष्पशील ठोस पदार्थ को घोल करके बनाया गया। तो वही कहा गया किसी अवाष्पशील विलय। अरे विलय को ही तो घोल के तो विलयन बनाओगे, तो वही कहा गया विलय के विलयन के, यानी विलय के विलयन के वह भौतिक गुण। अब जैसे विलय को डाल करके हमने विलयन बनाया गया, अब विलयन बनाने के बाद अब उस विलयन का जो भौतिक गुण होगा उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी जब हम किसी आवासशील ठोस को घोल करके विलयन बनाते हैं तो उस विलयन का जो भौतिक गुण होता है वह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी जितना हमारा विलय का कण होता है वैसी कण जो है उस पूरे विलयन के भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया होगा।
कुछ इसमें ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं, लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। कह रहा है विलयनों के, अब विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या के आधार पर ही गुण प्रदर्शित करना है। भाई हेडिंग देखो, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, यानी विलयन जो है उसके अणु, यानी उसके उसमें जो अणु मौजूद है उन्हीं अणुओं के जो गुणधर्म होगा। भाई पूरे विलयन का गुणधर्म कैसा होगा, उनमें जो अणुसंख्य होंगे, जितने अणु घुले होंगे, आप थोड़ा सा अपने पास से मिला लो कि जो अणु घुले होंगे, घुले कौन होंगे, विलय होंगे। तो विलय जो जितने अणुओं की संख्या घुली होगी वही अणुओं की संख्या विलयनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो सीधी सी बात है कि आवाष्पशील विलय का विलयन में विलयन का भौतिक गुण विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे है परासरण दाब, परासरण दाब, इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब जिसे बोलते हैं। अगला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, अगला है हिमांक में अवनमन। परासरण दाब एक आपको यहां मिल गया, दूसरा है वाष्प दाब का, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अगला है क्वथनांक में उन्नयन और अगला है हिमांक में अवनमन। तो ये सब जो है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्मों के जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, इन सब में देखने को मिलेगा। तो इसके अब इसमें आपको परासरण दाब भी पढ़ना है, क्या होते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं तथा हिमांक में अवनमन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। चलो परासरण, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए परासरण कहते किसे हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, परासरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। बात समझ में आएगी नहीं? तो परासरण कहते किसे है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब ये कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाला मतलब क्या है, देखो सांद्र और तनु दो विलयन होता है, एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। जान लीजिए, पहले आप जान लीजिए तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब होता है जिसमें विलय की मात्रा कम हो, कि क्या हो, विलय की मात्रा कम हो। और अगर हम बात करें सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, तो सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो। इसको आप जाने रहेगा, ये बोलते हैं तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये होता है कॉन्क, कॉन्क मतलब कंसंट्रेट, पूरा नाम होता है कंसंट्रेट और सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट दो बोतल आपको लैब में देखने को मिलेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब उसमें विलय की मात्रा कम होगी। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये आपका मिश्री सिलेंडर है,
मीजरिंग सिलेंडर जानते हो, ऐसे ही रहेगा और यहाँ पैमाना बने होंगे। हाँ, मेजरिंग सिलेंडर, मेजर करना, मापना, तो मापन नली इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मापन नली में देखो यहाँ लिखा रहेगा 10 लिखा रहेगा, पहले 5 लिखा रहेगा, 10, 15, फिर 20, 25, ऐसे थोड़े थोड़े दूर पर बड़े बड़े जो खेर वो होगा, छोटा उसमें अलग हो गई, जिसे स्केल में बना रहता है सेम इससे। तो ये एमएल होता है, 5 ml जितना रहेगा एमएल में मापा जाता है। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए हमारा 100 ml है, तो 100 ml में 5 ml हमको रुचि डाल के घोरे लो, 100 ml हमारा वाटर हो गया, 5 ml बिले डाल दिया, तो 5 ml डाले तो बिले कैसा बना, डाइल्यूट बना ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। अब पता चला कि 100 ml में 80 ml हमारा बिले हो गया और 20 ml हमारा पानी हुआ, ठीक है, वाटर हुआ। तो अब 20 ml वाटर में 80 ml तो बिले डाल दिए हो, तो हमारा विलयन कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा। ठीक है, तो वही जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी, 50 से ज्यादा रहे 50 में अधिक होएगा, और 50 से कम रहा है तो विलायक ज्यादा होएगा। तो विलायक जब ज्यादा हुए तो कम हुए, अब विलय कम होएगा ना, 50 से कम होएगा विलय तो कम होएगा, और 50 से अधिक विलय अगर ज्यादा होएगा तो अधिक होएगा। ठीक, तो कह रहा है कि कम सांद्रता वाले विलयन से, अब देखो मान लीजिए ना समझ पाओ, ऐसे समझ लो, ये है मान लीजिए कोई पात्र है, अब पात्र में जो है ध्यान देखिएगा, इसमें हमने भर रखा है, ये हमारा चीनी का घोल है। ठीक, तो चीनी का घोल, एक सूखी किशमिश जो है इसमें डाल दीजिए। ठीक, और चूंकि सूखी जो किशमिश होगी वो मीठी होगी, भाई किशमिश मीठे तो रहा है, आपका खट्टा थोड़ा नहीं, किशमिश मीठा रहता है। अब जब डालोगे तो अब होगा क्या, धीरे धीरे पानी, देखो अंदर का जो हमारा वो होगा, भाई विलयन मान लीजिए सूखा होगा तो चीनी हो, मिठास ही होगा, तो मिठास होगा, तो ये विलयन जो है हमारा घोल जो है, घोल में चूंकि चीनी का घोल है, हो सकता है कम मीठा हो, तो अब क्या होगा, इनसे अधिक मीठा अंदर में है, बाहर से ज्यादा मीठा अंदर में है, किशमिश में है। अब क्या होगा कि इसमें से बाहर से कुछ पानी, इसके अंदर वाटर जाएगा, विलय जाएगा, विलय मतलब नहीं, इसमें जो विलायक के कण होंगे, विलायक देखो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कौन जाएगा, केवल विलायक ही जाएगा, विलय नहीं जाएगा, पानी ही। एक चीज मान लीजिए कि जो पानी होगा वो अंदर से बाहर भी आएगा, बाहर से अंदर भी जाएगा, किससे जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली। तो जो हमारा ये किशमिश होता है, किशमिश जिसका अंगूर होता है, अंगूर के ऊपर की जो कवर होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करते हैं। तो आपको अर्धपारगम झिल्ली सबसे बढ़िया देखने को जो मिलेगा वो अंगूर ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए। ठीक है, अरे वो अच्छे थोड़ा दिखा था, अंगूर के झिल्ली के ऊपर अगर देखो ऊपर तो क्या उसमें छिद्र दिखता है, छिद्र नहीं दिखता है, लेकिन जरा अगर पानी डाल के देखो तो फूल दे, रात भर में फूल के एकदम डब्बा हो जाएगी। तो कैसे डब्बा होगा, कम छिद्र है, इंजेक्शन लगा के थोड़ा बता लगा, तो ये ऐसे ही होता है, वो अर्धपारगम झिल्ली होता है, किशमिश के ऊपर का जो पार्ट होता है वो अर्धपारगम झिल्ली होता है। अब उसमें होता है क्या है, जब उसमें आप डाल दोगे घोल में, तो ये सारे जो वाटर क्या है, विलायक है, तो विलायक के कण अंदर जाएंगे और सूखी किशमिश जो है फूल करके एकदम डब्बा हो जाए। ठीक, तो बड़ी से हो जाएगी, आकार बढ़ जाएगा, क्यों, अब उसमें क्या एंट्री हुआ, उसमें विलायक के कण यानी पानी जो है उसमें एंट्री कर गया और फूल गया। तो हमने क्या लिखा कि कम सांद्रता वाले विलय से, ध्यान समझिए, अब बाहर की सांद्रता कम थी ना, अगर बहिर्वाह अंदर ज्यादा, बहिर्वाह खूब मीठ रहता है तो कौन जरूरत ना होगा अंदर जाएगा, ये होता एक समस्या है भाई। अगर बाहर जो है खूब मिठास होता किशमिश से ज्यादा तो वो अंदर जावे लेकर, तो का जरूरत है, बहिर्वाह का जरूरत है। कुल मिलाए के पानी क्या करता है कि उसकी सांद्रता को कम करता है, सांद्रता को कम करता है। तो बस यही चीज है कि बाहर की सांद्रता मान लीजिए कम थी, अब अंदर में जब किशमिश डालो, किशमिश की सांद्रता ज्यादा रही, मिठास ज्यादा रहा, तो गम से एंट्री करे शुरू के दिन होगा जो है कवर करे लगे। तो वही लिखा है कि कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी जिधर सांद्रता कम होगी, अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन, यानी के अंदर के मिठास ज्यादा रहा तो वही लगेंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का कौन अड़ जाएगा, विलायक, विलायक मतलब पानी, एक ध्यान रखना, हमेशा पानी को याद रखो, वो अलग बात है कहाँ का यूज होता है, लेकिन आप पानी को भी ध्यान रखिए, विलायक के अणुओं का अब कैसे जाए,
अब का हमा फिल्टर पेपर थोड़ा लगा है। अर्धपारगम झिल्ली, अभी अर्धपारगम झिल्ली का है, अभी बाद में बताते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह, यानी क्यों धक्का लगा नहीं जाता, ये अपने आप होगा, स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कम मोलर सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। समझ में आ गया ना? पारगम झिल्ली, अबे की अलग तो जा बोल, पारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जिसमें विलय के अणु एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते, लेकिन विलायक के कण, विलायक के अणु एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखो हमने क्या कहा कि वह झिल्ली, देखो एक कोई झिल्ली, झिल्ली मतलब जानो जैसे कहते हैं झिल्ली, एक झिल्ली दे दो, झिल्ली का मतलब पन्नी दे दो, पतली पतला लेयर जो होता है, पतले लेयर को ही झिल्ली कहा जाता है। ठीक, तो वह कहा गया वह झिल्ली जिसमें विलय के अणु एक और दूसरे ओर नहीं जा पाते। विलय मतलब देखो आप जानते हो विलय में विलय और विलायक दो होते हैं। विलय, विलय वो होता है जिसको घोला जाता है, और विलायक जो पानी होता है, पानी को ही विलायक कहा जाता है। यहाँ पे बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग विलायक यूज किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया कि जिसमें विलय के अणु एक और इस अर्धपारगम झिल्ली की खासियत है कि विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते। जैसे चीनी घूम, कहा कि चीनी यहाँ से निकल के वहां चला जाए मिठास, तो मिठास ना जा पाए, लेकिन विलायक के अणु एक ओर से दूसरी ओर चले जाते। यानी ऐसी झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं, जबकि विलायक के कण एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। ध्यान रखना कि अर्धपारगम झिल्ली की यही खासियत, ऐसे ध्यान रखो जैसे पानी है, पानी के कण एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, लेकिन जो विलय चीनी होता है, चीनी के पार्टिकल एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते। बस इतना ध्यान रखो, हो जाएगा। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं, जबकि विलायक के कण एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे नंबर 1, अंडे की कोसा झिल्ली, कोसा झिल्ली। अरे अंडा जब उबाला जाता तो फूल के डब्बा हो जाता है, अरे अंदर में भर नहीं जाता है, तो का बहिरा से छेद रहा है, वो पानी भर जाता है, पूरा भर जाता पूरे ना, वैसे तो हिलो बाज जाता है। ऐसे अंडा अगर लोगे, ऐसे हिलाओगे, खरखर खरखर पानी जैसा बचेगा, लेकिन नहीं जब उबाल नहीं जाता तो देखो फूल के एकदम बचत नहीं, ठोस हो जाता, आलू नहीं ठोस हो जाता। तो कैसे हो गया? तो उसमें उसका जो झिल्ली है ऊपर का, ये भी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। अंडे की कोसा झिल्ली। दूसरा लिख लो, किसमिस, किसमिस, किसमिस लिख लो, नहीं अंगूर लिख लो, अंगूर, अंगूर किसमिस से करवा है किसमिस या अंगूर लिख लो। फलों आदि के आवरण, आदि के आवरण, आवरण मतलब कवर पर, ठीक है। जैसे एक तो अंडे की कोसा झिल्ली हो गया, अंडे के ऊपर का कवच,
और दूसरा किशमिश है, अंगूर है और भी बहुत सारे फल है। तो फलों की जो आवरण होता है, ऊपरी सतह होता है, ये भी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। समझ में आएगा ना अर्धपारगम झिल्ली क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्रासरण व विसरण में अंतर बताओ। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा। प्रासरण व विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसी में आपका विसरण का परिभाषा भी आ जाएगा। एक साइड में प्रासरण कर लो, परासरण। अब इसमें नंबर 1 लिखो, परासरण। देखो पहला है परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। भाई परासरण की क्रिया हमने बताया ना, परासरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। तो इसी का अपोजिट कर लो, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। याद रहेगा कि ना? परासरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, और जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। बस दूसरा लिख लो, परासरण में केवल विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। भाई परासरण में केवल विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। अब एम लिख लो, जबकि विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। परासरण में केवल विलायक के कण, हमने कहा नहीं केवल विलायक, झिल्ली से क्या जा पाए, केवल विलायक जा पाए, विलय न जा पाए। ठीक, तो परासरण में केवल विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होंगे। अब चाहे इधर से उधर जाए, चाहे उधर से इधर, यक्के लग जा पाई है। अब किधर कर रही है? कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर जाएंगे केवल विलायक के कण। जबकि विसरण में क्या है कि विलय अगर इधर से उधर जाता है तो विलायक उधर से इधर हो आ सकता है। ये इधर से उधर जो है वो उधर से ही है, या ये उधर से उधर जा रही है तो वो इधर से जाएगा। यानी विसरण क्रिया जो होगी उसमें विलय और विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। यानी उधर जा सके इधर आ सके। और यहाँ कोनो अर्धपारगम झिल्ली थोड़ी लगा है कि केवल विलायक के कण ही है। तो वही लिखा है, जबकि विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते। तो एक परिभाषा तो आपको यहाँ मिल गई विसरण में, कि विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें विलय तथा विलायक दोनों के कण जो है किसी भी ओर यानी प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, विसरण कहलाता है। चलो तीसरा लिख लो, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होता है। परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होता है। विसरण क्रिया ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। हमने कहा कि परासरण क्रिया जो होती है भाई, विलायक के कण एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं ना,
तो विलयन होकर तभी तो जाएंगे। तो ये परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होता है, जबकि अगर विसरण की बात करें तो विसरण क्रिया ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। चलो एक और लिख लो, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। हमने कहा कि परासरण में विलायक के कण क्या करते हैं, विलायक के कण जो होते हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, जैसी जिधर विलय के कण ज्यादा रहा थी वही विलायक कहा जाए, विलय के लग जाए, ताकि वो का बराबर के लिए, यानी आपको का घोल मेल लिए अपने ना। तो वही कह रहा है कि परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की में जाते हैं, यानी अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, से भी कह सकते हो। आगे दिया है विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। समझ में आया नहीं? देखो विसरण के बढ़िया एग्जाम्पल देख लो, बाकी एग्जाम्पल आपको पता है। देखो अभी यहाँ है, अभी यही मैं थोड़ा सा सेंट डाल दिया, यह जगह सेंट ऐसे छोड़ दो, तो सेंट जब अठार छोड़ा जे तो पूरे रूम में महके लगे, तो विसरण के थ्रू महकता है। और सेंट जो है विसरण के थ्रू महकता है। अरे हिया डाले हो, हम पूरे कमरा में जब महके लाग तो क्या मतलब का धीरे धीरे डिफ्यूज हुआ ना, विसरित हुआ कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गया कि नहीं है। तो वो जो थोड़ा से डाले है वो का विलय हुआ ना, और पूरा रूम के जो गैस है वो विलायक हुआ। तो अब ई जो विलय डाले अभी पूरे रूम में धीरे धीरे फैल गया, तो ई गवा ना, दूसरी जगह गवा। लेकिन अब जैसे परासरण की क्रिया में क्या हुआ कि अभी हमने कहा ना कि किशमिश के अंदर के भाग खूब मीठा हुआ, और का हौदा में ले जाकर डाल दी, हौदा में पानी से भरा है पूरा। तो अब वो जब डाल दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भले खूब पानी भरा है और किशमिश अंदर विलय है ना, विलय कहना है किशमिश के अंदर विलय है, लेकिन नहीं वो निकल के बाहर हौदा में न जाए, हौदा के पानी खुद के अंदर जाए। वो जो है वो पानी जो है किशमिश के अंदर जाएगा और उसको क्या करेगा, उसमें जहां तक वो उसके अंदर जा पाएगा पूरा उसको कवर करेगा, उसको जो है कंसंट्रेट से डाइल्यूट में चेंज करेगा। भाई किशमिश के अंदर अभी तब फूल जा रहा है, फूलने का मतलब क्या, उसके अंदर पानी भर गया, और पानी भरा कहेगा उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन था सबसे अधिक था और बाहर का कंसंट्रेशन नहीं था। तो अब विलायक यानी जल जो है उसमें जाए के उसको कवर कर रहा है, डाइल्यूशन में चेंज कर रहा है, लेकिन जहां तक कर पाए वहीं तक करेगा। तो ये होता है, समझ में आ गया ना। तो परासरण और विसरण ये भी एग्जाम में दोनों में अंतर बहुत पूछा जाता है। हेडिंग डाल लो परासरण दाब। दाब ये भी पूछा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, करेंगे परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होते हैं, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब बराबर कर देता है, उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। हमने क्या कहा कि वह कम से कम बाहर, यानी बाहर से जो हम दाब लगा रहे हैं
कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से, कहीं पे लगाओ जी, विलयन में लगाओ जी, ठीक है, विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम जो है विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इससे सिस्टम प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि में हम आपको वर्कले हार्टले विधि बताएंगे, तो वहां पर भी जो है प्रासरण दाब की डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। एक दूसरा देखो ना समझ में, प्रासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न होता है। हमने कहा कि प्रासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर, यानी जो हमारा प्रासरण दाब होता है उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर प्रासरण के कारण उत्पन्न होता है। देखिए इसको हम जो है ऐसा समझ सकते हैं, देखिए चलिए वर्कले हार्टले विधि से हम समझा देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं बाद में बताएंगे, ठीक है। वर्कले हार्टले मेथड क्या होता है इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए ये एक पात्र होता है और पात्र में एक पिस्टन होता है, पिस्टन से दाब लगाया जाता है। पिस्टन का मतलब क्या होता है, दाब लगाया जाता है, ठीक है। और इसी पिस्टन पे जो है एक दाब मापक यंत्र लगा होता है, प्रेशर गेज जिसे बोलते हैं, यहाँ से ही पता चले कितना दाब है, ठीक। अब इस विलयन देखिए, अब इसमें एक पाइप होती है, इस पूरी ये यहाँ से यहाँ देखिए एक ये अर्धपारगम झिल्ली की ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, एक पाइप होती है, पाइप के ऊपर अर्धपारगम झिल्ली लगा होता है और इसी जो है पात्र के अंदर इसको फिट कर देते हैं और या ये कैपिलरी है, ट्यूब है, जहां से पता लगता है कितना पानी ऊपर हुआ कितना नीचे आवा, इधर से पानी डालते हैं, ठीक है। इसमें जो है विलायक भरा होता है, इस जो सरंध्र ट्यूब होती है इसमें विलायक भरा, शुद्ध विलायक भरा होता है, पानी भरा होता है और फिर उस विलयन को इसमें भर लेते हैं जिसका हमें इस पात्र में, पूरे पात्र में उस विलयन को भर लेते हैं जिसका हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है। अब होता क्या है, अब एक बार जब भर लेते हैं, जैसे विलयन डालें तो डालने के बाद भर लिया जाता है कहां तक पानी है। जैसे आपने क्या किया, पहले विलायक भर लियो तो विलायक भर के नाप लगा लियो कि यहाँ तक हमारा विलायक भरा है। उसके बाद आपने क्या किया, विलयन भरा, जिस विलयन का हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है उस विलयन को भर लिए और भरने के बाद हम देखते क्या है, ये धीरे धीरे ये जो विलयन, ये विलायक क्या होगा, इस विलयन की ओर जाएगा ना, तो ये विलायक के कण जो होंगे इस विलयन की ओर जाएंगे, तो जाएंगे तो ये हमारा तल जो यहाँ था वो धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं? अरे जब हेमा से निकल के हेमा जाए लगे, विलयन में जाए लगे, कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की ओर जाएगा ना विलायक के कण, तो हेमा विलायक भरा है, पानी ही भरा है, तो ये पानी जो है इस विलयन की ओर जाएगा। तो अभी मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, अब जब यहाँ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन द्वारा दाब लगाएंगे इस पे, ये अपने आप यहाँ तक आओ, अभी कुछ कह रहा है ना, अभी यहाँ से लौट के यहाँ आएगा, लेकिन मतलब हेमा निकल के हेमा चला गया, ठीक। अब हम पिस्टन द्वारा जो है इसके मुंह पर पिस्टन लगा है ना, पिस्टन से दाब लगाएंगे और दाब लगाएंगे, कितना दाब लगाएंगे कि यहाँ से लेकर के फिर ऐसे सकट धीरे धीरे आएगा। हाँ भाई ये यहाँ से यहाँ आया है ना, अब जब हम दाब लगाएंगे तो दाब धीरे धीरे लगाएंगे, धीरे 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 अपनी पुरानी अवस्था में लौट करके आ जाएगा। तो अब यही बताए कितना दाब लगाएगा, अरे वो दाब मापक यंत्र लगा है ना, वो बताएगा नहीं कितना ठूस रहे हो इसको, कितना दाब लगा रहे हो इस पे, तो जितना दाब आप लगाए रहेंगे ये प्रेशर गेज जो है ये बताएगा इतना दाब लगाए, तो वही दाब जितना दाब बाहर से लगाए, तो इसने क्या किया,
इसने वही किया है। आप इसमें क्या लिखा है देखिए, वह कम से कम बाहरी दाब, बाहरी बाहर वाला दाब लगाया ना, अब कितना लगाया कि आप उसके पुरानी अवस्था में लौट के आएगा। तो ये लिखा वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से, कहीं पे लगा रहे हो, विलयन पर लगा रहे हो, विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब, वो तो वाष्प दाब कुछ है, विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। यानी अब इसका वाष्प दाब तथा जो लगाया वह का वाष्प दाब दोनों का होगा, बराबर होगा ना, लौट के पुनः आ गया। तो यही दाब जो होता है विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। एक तो परिभाषा ये हो गई। दूसरा कह रहा है कि प्रासरण दाब उस द्रव स्थितिक मतलब एक बार गया और फिर आया, स्थितिक दाब कुछ हुआ ना, तो ये लिखा प्रासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है। भाई बराबर भाग नहीं, प्रासरण दाब के बराबर भाग, जितना लौट की गवा रहा उतना फिर लौट गया। तो द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर प्रासरण के कारण उत्पन्न होता है। भाई इसमें क्या था देखो, अर्धपारगम झिल्ली का यही खासियत है, केवल विलायक के कण एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे। तो ये बेचारा मेहनत देके इनके अंदर आवा और इनके तल बढ़ा, इनके तल घट गया, कम होगा ना, तो कम होगा। अब तो दाब लगाया, जबरन कहा था लौट के जाओ, तो लौट के जाओ, भाई के ऊपर दाब लगा रहे ना, तुम निकल कैसे हल गया, तो अब का दाब लगा रहे हैं तो मारे डर के फिर लौट गया, वही तो लौट के आएगा, वहां से चीनिया थोड़ा लौट के आए, विलयन वाला अब शरबत नहीं आएगा, आएगा तो वही पानी ही आएगा, जो पानी इधर से उधर गया होगा वही पानी इधर से इधर फिर लौट के आएगा। हर पारगम झिल्ली के यही काम तो है कि केवल विलायक के कणों का एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं। तो अब वो बेचारा जब अगर डांटो पहले दाब लगा तो वो बेचारा फिर लौट के आए कि आपने, तो यही दाब, वही जो जितना दाब लगाए उसको वापस लाने में, वही दाब जो है प्रासरण दाब कहलाता। समझ में आ गया ना प्रासरण दाब। चलिए ये प्रासरण दाब हो गया। अब अगले दिन हम प्रासरण दाब ज्ञात करने के नियम बताएंगे और इसमें आपका वर्कले हार्टले मेथड जो है पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।